जय हिंद। JSSC एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस पे हम लोग सबसे पहले आज झारखंड बजट को कंप्लीट करेंगे। झारखंड बजट नाम सुनते ही बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये बहुत टफ चैप्टर है, इसको लास्ट में कंप्लीट करेंगे। वो लास्ट करते करते वो कब एकदम अंतिम लास्ट बन करके खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। और लोगों के मन में यह भावना इसलिए है क्योंकि वो बजट को कभी बेसिक से समझे नहीं है। अगर आप बजट को बेसिक से समझ लीजिएगा तो आपको कभी डर लगेगा ही नहीं बजट से। मैं खुद बता रहा हूँ कि ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है। जब मैं पहली बार बजट पढ़ रहा था उसके पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था नहीं, बजट बहुत भारी चीज़ है, एक समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इतना सिंपल करके आज बताऊंगा कि आज के बाद आपको बजट से डर नहीं लगेगा। जब भी बजट पास होगा तो आज के बाद से आप बजट जो पास होता है, जो लेक्चर्स पढ़ते हैं वित्त मंत्री, आप उसका लेक्चर सुनने के लिए आतुर रहेंगे कि देखते हैं आज वो क्या बोलने वाले हैं। तो जब ये चीज आपके मन में आ जाएगा ना कि चलो ये चीज को प्रैक्टिकली देखना है, तो चीजें इतनी आसान लगेंगी आपको। और मैं भरोसा दिलाता हूँ आज के इस लेक्चर के बाद आपको बजट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हर एक चीज, एक एक चीज, चाहे कोई आपसे एक IAS ऑफिसर ग्रेड के लोग ही क्यों ना पूछे, आप उनका भी आंसर कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो पहली बार देखेंगे उनके भी सारे प्रश्न बनेंगे। और मैं ये वीडियोस इस तरह से बना रहा हूँ कि मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बजट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और अगर आपको बजट के बारे में नॉलेज है तो फिर आप 1.5x करके आप इसको वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बजट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो कुछ फोटो सेशन देख लेते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे ये हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और ये रामेश्वर उरांव झारखंड के वित्त मंत्री। तो इसके साथ में ये रमेश बैस है यहाँ पे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, ये परंपरा चली आ रही है कि बॉक्स में बजट लाने का, जिसको आपने देखा निर्मला सीतारमण ने उसको तोड़ दिया था जो आम बजट होता है उस पर। तो लेकिन झारखंड में इस तरह से बजट पेश हो रहा है तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। कुछ और फोटो सेशंस है, आप देख पा रहे होंगे। फेस से जब पहचानिएगा लोगों को तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि वित्त मंत्री कौन है। रामेश्वर उरांव है, ये हमारे रविंद्रनाथ महतो है जो स्पीकर ऑफ विधानसभा है। तो इस तरह से जब चीजों को आप देखेंगे ना तो लगेगा अच्छा रविंद्र महतो स्पीकर है जो बैठते बैठते एक इमेज बन जाता है कि चश्मा पहनते हैं, लंबे हैं, एक उरांव जी का एक इमेज बन जाता है। तो आप लंबे समय से चीज को याद रख पाते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम लोग अगर स्टार्ट करें तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एक पेन होना चाहिए और आपके पास एक कॉपी होना चाहिए। और साथ में अगर आपने PDF प्रिंट आउट निकाल लिया है, इसमें जो टेबल दिया है मैंने, ये जो PDF है इसको मैंने टेलीग्राम और ऐप हर जगह ही अवेलेबल करवाया है। तो मैंने बोला था कि लोग इसका PDF डाउनलोड कर ले, वो जो टेबल फॉर्मेट में होता है। तो उससे क्या रहेगा ना, फायदा आपको रहेगा। और अगर आप नहीं भी डाउनलोड किए हैं तो आप लिखते चले जाएं, आपको जिंदगी भर में आपको फिर बजट के बारे में कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं अगर आप लिख लिए तो। मैं लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ जो पहला बार स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी और कैसे कैसे चीजें कैलकुलेट होती है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर आप नहीं लिखेंगे तो मेरा भरोसा मानिए आपका क्लियर एकदम नहीं होगा। बस आप वीडियोस को देख करके निकल जाइएगा, बोलेंगे हाँ हाँ ये है, लेकिन अगर कोई पूछेगा आप आंसर नहीं कर पाइएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप पेन और कॉपी ले करके बैठे। अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बजट से। बजट मतलब क्या होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बजट क्या है, एक एक वर्ड को समझना है, ठीक है, बहुत बेसिक समझना है। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित रिसिप्ट्स, मतलब सरकार की अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय का एक लेखा जोखा या विवरण होता है। अब इसके एक एक पार्ट को हम लोग समझते हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष मतलब अभी तक वित्तीय वर्ष आया नहीं है, तो बजट जो होता है हम लोग आने वाले वर्ष के लिए करते हैं। और यहाँ पे वित्तीय वर्ष मतलब क्या हो गया, हमारा वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 1 अप्रैल से और चलता है 31 मार्च तक। तो ये जो बजट होगा हमारा 1 अप्रैल जो लेटेस्ट होगा वो 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का होगा। ये तो हमारा आने वाला वित्तीय वर्ष है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा वित्तीय वर्ष और आने वाला हम समझ गए। अनुमानित मतलब क्या होता है कि अनुमान लगाते हैं। किसका अनुमान लगाते हैं
कि हमको इतना पैसा मिलेगा, प्राप्ति मतलब क्या, झारखंड सरकार को पैसा मिलेगा और हम इतना खर्च करेंगे, तो पैसा कितना आएगा और कितना खर्च करेंगे, उसी का एक लेखा जोखा होता है जो आने वाले साल में हम करते हैं। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आप में से बहुत को सैलराइड पर्सन है जो कहीं काम करते हैं और कुछ पैसे आप कमाते हैं, या आपके घर में मम्मी पापा पैसे कमाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो प्लान करते हैं कि जो अगला मंथ का सैलरी होगा ना, अगला मंथ का जो सैलरी होगा उससे हम 12,000 का एक सैमसंग का टीवी खरीदेंगे, फिर एक फ्रिज खरीद लेंगे और बाकी सब राशन पानी में खर्चा होगा। तो यही बजट है। लेकिन ये बजट क्या है, ये पूरा झारखंड सरकार का बजट है, जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि इतना पैसा आएगा, और पैसा आएगा कहाँ कहाँ से आएगा वो सब हम लोग देखेंगे, और कहाँ कहाँ खर्च करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। यहीं से शुरुआत होता आपका कि इतना स्कीम में इतना 1000 करोड़ खर्चा हुआ। तो जो जितने सारे ये योजनाएं हैं ना, यहीं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम लोग ये बजट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद योजना का सीरीज साथ में लेकर के आएंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। आने वाले वित्तीय वर्ष अनुमानित ही कर सकते हैं ना, क्योंकि आगे क्या होगा हमको नहीं पता है। एक अनुमान लगा सकते हैं इतना पैसा आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन अनुमान लगाते हैं ना, हो सकता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि बजट 2022-23 का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का जो लेखा जोखा होगा, उसी को हम लोग बजट 2022-23 बोलेंगे। और अगर इसके बाहर में झारखंड बजट लगा दिए तो ये झारखंड हो जाएगा, अगर छत्तीसगढ़ का रहेगा तो छत्तीसगढ़ बजट हो जाएगा, है कि नहीं। प्राप्तियां मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में, कि झारखंड सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, टैक्स से आएगा, कुछ फाइन पेनल्टी से आएगा, कुछ जो पार्किंग है वहां से आएगा, कुछ अनुदान मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, पैसा झारखंड सरकार को आएगा। तो वो अनुमान लगाता है, देखो इस साल में हमको इतना यहाँ से पैसा आने वाला है। हम लोग एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ सरकार को पैसा आता है। तो अब हम लोग प्राप्तियां देख लेते हैं कि सरकार को पैसा कहाँ से आता है। तो सबसे पहले आता है, आप ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी आपको हर जगह देखने को बजट में मिलेंगे। तो मैं आपको सिंप्लीफाइड करके इसको बताऊंगा ताकि आपको रटना ना पड़े। सरकार को पैसा कहाँ से आ सकता है, वही यहाँ पे देखें, उसी को हम लोग प्राप्तियां बोलेंगे, उसी को इंग्लिश में रिसिप्ट्स बोलेंगे। तो राज्य का स्वकर राजस्व, राजस्व मतलब समझ लीजिए सिंपल भाषा में, राजस्व मतलब राजा का जो खजाना है उसको हम राजस्व बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं आप स्वकर मतलब क्या हो गया, ओन टैक्सेस, सरकार का झारखंड का अपना टैक्स। तो झारखंड को अपना टैक्स कहाँ से मिलता होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मान लिया आप कहीं से जमीन खरीद रहे हैं, झारखंड में किसी और से जमीन खरीद रहे हैं, तो आपको जमीन का टैक्स देना पड़ेगा। तो जमीन का टैक्स तो आप झारखंड सरकार को दीजिएगा। तो इस तरीके का जो टैक्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वकर राजस्व, मतलब झारखंड सरकार का अपना टैक्स। तो इस तरीके से जो पैसा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्टेट्स ओन टैक्स। और कहाँ से पैसा आ सकता है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी। आपको पता है ना कि CGST हो गया एक हो गया आपका SGST। तो केंद्रीय जो कर है, जो सेंट्रल जो टैक्स है, उसमें झारखंड का कितना शेयरिंग है, उससे कुछ पैसा आ जाएगा, ये आप समझ गए। और अगर इन दोनों टैक्सों को हम मिला दें, झारखंड सरकार का अपना टैक्स प्लस वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका हिस्सेदारी है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट 10 रुपया चार्ज करता है, उसमें से 4 रुपया झारखंड सरकार का भी है। तो ये जो हिस्सेदारी है इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, और अपना कर तो आपको बता दिए। तो अगर इन दोनों को आप ऐड कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल में कर राजस्व, या फिर टैक्स रेवेन्यू इंग्लिश में बोलते हैं। कि टोटल का टोटल जो टैक्स आ रहा है हमारा दो ही जगह से आ रहा है, या तो हम अपना टैक्स ले लेंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का में जो हमारा हिस्सेदारी है उससे हमको मिल जाएगा। और तो कहीं से टैक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। अब आगे देखते हैं और झारखंड सरकार को पैसा कहाँ से आता है। अब यहाँ पे है स्टेट्स ओन नॉन टैक्स। देखिए हम इंग्लिश लिखने का मेरा मतलब ये है ना कि इंग्लिश का कुछ वर्ड जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया हम टैक्स बोलते हैं तो लोग टैक्स को आम भाषा में यूज करते हैं, लेकिन अगर वही बोले हम कि कर यहाँ पे बोले तो बहुत कोई यहाँ पे कर नहीं समझेगा। स्वकर बोलेंगे स्वकर क्या है, ठीक है। और स्वकर भिन्न मतलब बोलेंगे स्वकर भिन्न क्या है। तो देखिए मैं एक चीजों को यहाँ पे समझाता हूँ आपको।
यहाँ आपको ध्यान देना हिंदी वाले को, स्वकर भिन्न, और यहाँ पे ध्यान देना आपको स्वकर, मतलब अपना टैक्स से अलग, मतलब ओन नॉन टैक्सेस, सिंपल भाषा में कि अपना टैक्स वो नहीं है, राज्य का जो टैक्स है वो नहीं है इस पे। इसका एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं। जैसे पार्किंग, आप कहीं भी पार्किंग लगाते हैं तो जो पैसा आता है वो आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप रोड टैक्स देते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आप टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप पार्किंग देते हैं तो क्या पार्किंग में लिखा रहता है क्या टैक्स है? तो ये झारखंड सरकार का नॉन टैक्स है, उससे भी पैसा आता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्वकर भिन्न, मतलब स्वकर मतलब क्या हो गया, ओन टैक्सेस से भिन्न, मतलब उससे अलग, उससे अलग होकर जो पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं राज्य का स्वकर भिन्न राजस्व। जैसे हेलमेट फाइन, जैसे आप कहीं जाते हैं, आप रूल तोड़ दिए तो हेलमेट का 1000 रुपये लग गया, तो क्या उसमें आपको कहीं टैक्स काट के देता है क्या कोई, कितना टैक्स झारखंड सरकार लिए? नहीं लेता, वो एज अ फाइन लेता है, एज अ पेनल्टी लेता है। अब सरकारी बस में चढ़ते हैं तो सरकारी बस का किराया वगैरह हो गया, तो ये क्या हो गया, सरकार को पैसा तो आ रहा है लेकिन ये क्या है, ये टैक्स नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये तीसरा हो गया जहां से सरकार को पैसा आता है। और कहां कहां से पैसा आता है देखते हैं हम लोग। उपहार या अनुदान, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया कि कुछ एक स्कीम के तहत लॉन्च किया जिसमें से झारखंड का एक एरिया शामिल है, उसको अनुदान दे दिया। तो ये क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान हो गया, या कोई जो एनजीओ है, कोई अमेरिका के एनजीओ है या फिर कोई अलग एनजीओ है, वो कुछ अनुदान दे दिया या गिफ्ट दे दिया, उसके तहत भी सरकार को पैसा आता है। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इस तरीके से जो पैसा आता है वो क्या होता है, कर भिन्न राजस्व होता है। मतलब वो टैक्स के फॉर्म में नहीं आ रहा है लेकिन पैसे आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो आई थिंक आपको दो चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि टैक्स रेवेन्यू क्या है और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है, कर राजस्व क्या है और कर भिन्न राजस्व क्या है। जो टैक्स से अलग है वो कर भिन्न है, इसलिए हम भिन्न को यहाँ पे व्हाइट कर दिए। अब देखिए, अब अगर इसको हम टोटल को देखें, कर राजस्व को और कर भिन्न राजस्व, मतलब टैक्स रेवेन्यू को देखें और नॉन टैक्स, मतलब जो पैसा टैक्स से आ रहा है जो पैसा नॉन टैक्स से आ रहा है, इन दोनों को मिला करके हम बोलेंगे राजस्व प्राप्तियां। मतलब जो खजाना है उसमें प्राप्तियां कहां कहां से हो रहा है, एक कर से हो रहा है, टैक्स से हो रहा है और एक नॉन टैक्स हो रहा है। मान लीजिए कि एक खजाना है झारखंड सरकार का, इसमें दो तरीके से पैसा आ रहा है, एक टैक्स वाला पैसा आ रहा है, एक नॉन टैक्स वाला पैसा आ रहा है। तो टैक्स वाला जो पैसा आ रहा है उसमें आप देखेंगे सरकार का अपना टैक्स आ रहा है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स आ रहा है जो उसका है। और नॉन टैक्स में क्या क्या आ रहा है, सरकार का अपना नॉन टैक्स आ रहा है, जैसे कुछ पेनल्टी वगैरह हो गया और कुछ गिफ्ट वगैरह हो गया, तो ये आ गया। तो लेकिन पैसा तो आ रहा है, तो ये दोनों जो पैसा आ रहा है इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, राजस्व प्राप्तियां, मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो आई थिंक आपको ये जो पैसा आ रहा है वो क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और पैसा कहां कहां से आ सकता है। अब मान लीजिए कि कोई एक किसान है जो केसीसी लिया है, तो केसीसी में 4% का इंटरेस्ट लगता है हर 6 महीने में, आपको पता है। हम नॉट श्योर कि 6 महीने में लगता है या 1 साल में लगता है, मान लेते हैं कि 6 महीने में लगता है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है वो किसान तो कुछ पैसा देगा ही देगा उसको ऋण की वसूली में, ठीक है। तो उसके तहत से भी सरकार को पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे भी पैसा आ रहा है। और कहां कहां से पैसा आ सकते हैं, उधार एवं देयताएं, इसका मतलब क्या होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग मतलब समझ रहे हैं कि झारखंड सरकार कहीं से उधार ले रहा है, और अदर लायबिलिटीज मतलब और अन्य देयताएं, देयताएं मतलब क्या होता है, जिसको हमको चुकाना है पैसा। अब इसका एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि कोई झारखंड सरकार में एक काम करना है, उसके लिए हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए। जैसे आप देखते होंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतना यहाँ पे निवेश किया है, तो इसका मतलब क्या है कि निवेश किया है या झारखंड सरकार को पैसा मिला है, तो वो पैसा तो एडीबी बैंक वाला वापस तो लेगा ही लेगा ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं उधार एवं देयताएं, जिस पर मेरा लाइबिलिटीज है जिसको हमको वापस करना है, उसको हम लोग बोलेंगे उधार एवं देयताएं। और का क्या होगा, और अन्य प्राप्तियां, जिसको अदर रिसीट्स बोलते हैं, तो ये अन्य प्राप्तियां हैं। और अगर इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोल दें तो इसको हम लोग बोलेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। तो अभी तक झारखंड सरकार के खाते में कितने तरीके से पैसा आया, एक टैक्स वाला आया, एक नॉन टैक्स वाला आया, और एक कैपिटल रिसीट्स मतलब पूंजीगत प्राप्तियां आया, ठीक है। इसमें से इतने सारी चीजें यहाँ पे शामिल है। तो ये टोटल का टोटल अगर मैं बोल दूं कि झारखंड सरकार को पैसे कहां से आते हैं,
तो इतना ही तरीके से झारखंड सरकार को पैसा आया है। अगर आप उसमें देखें तो मैं आपको सारी चीजें भी दिखाऊंगा, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि राजस्व भिन्न कर क्या होता है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी क्या होता है, उधार एवं देयताएं क्या होता है। ये चीज अगर आपको क्लियर है तो प्राप्तियां डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसा प्राप्ति मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है भाई कि सरकार का अपना टैक्स से पैसा आ रहा है, फिर नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है, कुछ पूंजीगत प्राप्तियां आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं वो आपका प्राप्तियां में आ गया। तो सरकार क्या करेगा, देखेगा अच्छा मेरा इतना पैसा यहाँ से आया, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ से आया, इतना पैसा यहाँ से आया। तो जहां से पैसा आया वो हो गया आपका प्राप्तियां, जहां जहां खर्च करना है वो हो गया आपका व्यय। तो देखेगा भाई कितना खर्च किए और कितना किए, वही तो है बजट आपका। ठीक है, वही तो बजट है ना। अब हम लोग आते हैं व्यय में। हम लोग को देख तो लिए कि यहाँ यहाँ से हमको पैसा आना है, अब इन पैसों को खर्च कहाँ करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। झारखंड सरकार, अनुमान है झारखंड सरकार का कि हम लोग यहाँ पे पैसे खर्च करेंगे। तो पहले एरिया देख लेते हैं झारखंड सरकार कहाँ कहाँ पैसे खर्च करना चाह रहे हैं या उनका अनुमान है कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च होगा। पहला है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। तो ब्याज भुगतान क्या होता है, मान लिए कि आप लोन कहीं से लिए हैं, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिए हैं, तो वो ऐसे तो पैसा नहीं दे देगा, है कि नहीं, या वर्ल्ड बैंक से आपको लोन मिला है तो वैसे तो पैसा नहीं दे देगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आपको चुकाना है। दोनों साइड ध्यान रखना है। अगर आप उधार लिए हैं उससे, ठीक है, आपका वो पूंजीगत में आ रहा है, आपका पूंजी बढ़ा रहा है वो, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं कहाँ कहाँ चुकाना पड़ेगा। वेतन या सैलरी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, नेता लोग हैं, सबका पैसा देना है, तो ये भी खर्चा में जाएगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ खर्चा करेगा। वृद्धा पेंशन योजना लाना है, उसके लिए पैसा जाएगा, या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाना है, उसके लिए पैसा जाएगा। डीबीटी या सब्सिडी, जैसे मान लिए कि आप किरोसिन भरवा रहे हैं तो किरोसिन का आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो होगा। तो जितना भी सारा ये चीज है वो आपका व्यय में हो रहा है। तो ये जो आप व्यय देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सिंपली भाषा अगर आप समझे इस पे, तो इस पे क्या होगा कि इससे आपका एसेट नहीं खरीदाएगा। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति। वैसा खर्च जिससे आप संपत्ति नहीं खरीद सकते उसको आप राजस्व व्यय बोलिएगा। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो क्या आप उससे संपत्ति खरीद रहे हैं, क्या आप कोई भवन, कोई गाड़ी, कोई मोटर तो नहीं खरीद रहे। वेतन दे रहे हैं तो क्या किसी को कुछ दे तो नहीं दे रहे हैं आप। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका राजस्व है जिसमें कोई एसेट नहीं बन रहा, उसको हम लोग राजस्व व्यय कहते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि इसमें कोई संपत्ति नहीं बनता है और यह अर्थव्यवस्था में मांग और रोजगार पैदा करता है। तो डेफिनेटली है कि मांग और रोजगार पैदा करेगा ये। और राजस्व व्यय में क्या क्या आ जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को वेतन आ जाएगा, पेंशन आ जाएगा, ऋण वगैरह आ जाएगा। और बहुत अधिक राजस्व व्यय सरकार पर बोझ हो जाता है। मतलब मान ली बहुत पैसा देना है, वेतन बहुत सारा देना है, पेंशन बहुत सारा देना, ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना है, तो लोड पड़ेगा कि नहीं झारखंड सरकार पे। वही यहाँ पे है कि सरकार पर यह बोझ हो जाता है अगर बहुत ज्यादा राजस्व व्यय हुआ तो राजस्व व्यय बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखिए क्या होता है, अब एक होता है आपका पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय मतलब क्या होता है कि जहां पे आप कुछ सामान या कोई संपत्ति खरीदते हैं या कुछ बनाते हैं उसको हम लोग पूंजीगत व्यय बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे मान लिया आप सड़क बना रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक एसेट तैयार हो रहा है आपका कि नहीं। आप स्कूल बना रहे, सरकारी स्कूल बना रहे, ऐसे बहुत सारे आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, या कुछ कुछ नया स्कीम है कि उसके तहत आपका राजमार्ग बनेगा, डैम बनेगा, रेल बनेगा। इसके तहत जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पूंजीगत व्यय बोलेंगे हम लोग। क्लियर है। और कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है, स्थापना व्यय। स्थापना व्यय एक ऐसा व्यय होता है जिसमें खर्च होना ही है, मतलब एक रेगुलर खर्च इसमें होना है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। इसमें एकदम लिखा हुआ है कितना खर्च होना, उसको बोलेंगे स्थापना व्यय। और क्या क्या होगा, योजनाएं, कुछ कुछ स्कीम्स हम लेकर के आएंगे, हाँ हमको इतना सारा योजना चलाना है। जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाना है जिसमें से लोगों को 25 लाख तक लोन मिलेगा, तो इसमें सरकार कितना खर्च करेगा। तो ये सारे आपका क्या हो गया, ये सारा आपका हो गया खर्च। तो आपको हम बता दिए कि पैसा कहाँ कहाँ से आता है और पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अगर आपको बजट निकालने बोलेगा तो आप क्या करेंगे कि मेरा कितना पैसा खर्च हो रहा है और कितना हमको आया है, प्राप्तियां हुआ, यही आप बजट निकालेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लिया बाहर आके पढ़ते हैं, ठीक है, आपका महीने का किराया एक्स्ट्रा खर्च मिला करके 4000 होता है। ठीक है, 4000 होता है।
और पापा आपको 5,000 रुपया भेजते हैं, ठीक है, घर से पापा मम्मी जो भी हैं आपको घर से 5,000 रुपया आता है। तो ये 4,000 क्या है आपका, ये खर्च है, मतलब ये व्यय है, और 5,000 आपको प्राप्तियां हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बोला जाएगा कि आपका बजट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो आप देखिएगा, अच्छा मेरा 4,000 का बजट है और इसमें से मेरा 5,000 यहाँ पे खर्च हुआ, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, -1,000 आ गया। तो ये -1,000 क्या दिखा रहा है आपको, -1,000 ये दिखा रहा है कि आप माइनस में हैं, या फिर -1,000 ये दिखा रहा है कि आपके पास 1,000 रुपये बच गया। तो मैंने बताया कि बजट में क्या देखा जाता है, ये व्यय माइनस प्राप्तियां, तो पहले खर्चा और बाद में ये। तो आप बताइए आपके पास 1,000 रुपये बच गया, अगर माइनस दिखा रहा है इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1,000 रुपये अधिशेष है, उसी को बोलते हैं अधिशेष बजट, ठीक है। तो ये अगर किसी का बजट अगर इस तरह से दिखे, समझिए कि वो सरकार फायदा में है, मतलब आप फायदा में, आपको 1,000 रुपये का फायदा हुआ ना इस बार। मान लीजिए कि कहीं आप कुछ एक्स्ट्रा फंस गया, मान लीजिए घर में बाइक रखे हैं या फिर बाहर बाइक रखे हैं, उसमें 1,000 रुपये आपका फाइन लग गया, तो 5,000 रुपये आपका खर्च हो गया एक्स्ट्रा, और 5,000 आया था, तो ना खर्च हुआ ना कुछ बचा, तो नेगेटिव हो गया। और वही आपका 6,000 खर्च हो जाता और 5,000 मिलता, तो आपका यहाँ पे प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप माइनस में हैं, आपको 1,000 रुपया माइनस हो गया। तो आप ना एक एक चीज को लिखते चलेंगे कॉपी में, और ये मैं आपके लिए ही इतना मेहनत किया हूँ, मुझे इतना एनिमेशन करने की कोई जरूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन आपके लिए चीजें आपके लिए आसान हो जाए इसलिए मैं आपके लिए किया हूँ ये चीज। तो जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप कॉपी में बनाइए, एक बार बनाइएगा जिंदगी भर याद रहेगा। अब बजट देखते हैं। तो बजट मैंने क्या बताया कि जितना प्राप्तियां आएगा, तो मैंने इतने सारा प्राप्तियां ऑलरेडी बता दिया आपको, और इतना सारा मेरा खर्च होगा, तो व्यय कर लेंगे, व्यय माइनस हम प्राप्तियां कर लेंगे, तो यही हम देखेंगे मेरा बजट है, ठीक है। अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड सरकार कितना खर्च किया, झारखंड सरकार किससे ज्यादा पैसा लेकर के आया, और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके अनुसार से भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो झारखंड बजट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को देखा है, ठीक है। अब हम लोग झारखंड बजट 2022-23 के बारे में देखते हैं। तो ये वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए है, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, ठीक है कि नहीं। अब बजट कब पेश किया गया था, ये पेश किया गया था 3 मार्च 2022 को। इसका मतलब है कि मैंने क्या बताया था कि आगामी वर्ष के लिए, तो आगामी वित्तीय वर्ष कौन हो गया, 1 अप्रैल हो गया ना, तो देखिए 3 मार्च को बजट प्रस्तावित किया गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि आने से पहले, अगला वित्तीय वर्ष आने से पहले बजट पास हो चुका है कि नहीं। तभी तो हम लोग अनुमान लगाएंगे इतना पैसा आएगा इतना पैसा जाएगा। और बजट पास करने वाले कौन है, बजट पास करने वाले हैं हमारे रामेश्वर उरांव, जो झारखंड के वित्त मंत्री हैं। इसका बजट का एक अलग एस्पेक्ट भी होता है संविधान के हिसाब से, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, उस पर कभी और वीडियोस में लेकर के आऊँगा। ये इसके आर्टिकल के अंतर्गत है। जो सेंट्रल बजट होता है उसमें रेल बजट और आम बजट होता है। सेंट्रल बजट में आम बजट को रखा, पहले दोनों रेल बजट भी इसमें साथ में आता था, लेकिन रेल बजट को बाद में हटा दिया गया क्योंकि लाइबिलिटीज और उसका फ्लेक्सिबिलिटीज के लिए उसको हटा दिया गया, तो उसके लिए मैं अलग लेकर के आऊँगा। लेकिन आज हम लोग झारखंड बजट चर्चा कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन बनेगा और वही हम लोग आज चर्चा करेंगे, बाकी चीजें हम लोग अलग क्लास में लेकर जाएंगे। इसी का मैं आपको प्रिंट आउट लेने बोला था। ये झारखंड सरकार का पीडीएफ है। इस तरह के पीडीएफ क्या होता है कि अपने करंट अफेयर्स के बुक में लोग डाल देते हैं और आप लोग बहुत चाव से खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के वेबसाइट में अवेलेबल है, और मैं सारे का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम और एप्लीकेशन में अवेलेबल करा चुका हूँ। अब ये इतने सारे डेटा देख करके ना लोग हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को ही हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो टेबल को समझने का इस तरह का प्रयास करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, ये है आपका हिंदी वाला कॉलम, और ये वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है ये इंग्लिश वाला कॉलम है। तो जो यहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा उसी का यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहेगा। जैसे स्रोत है तो ये सोर्स है, कर राजस्व है तो मैंने बताया आपको टैक्स रेवेन्यू बताया था, है कि नहीं। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मतलब स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, तो ये आप देखें कि ये हिंदी वाला कॉलम है, ये इंग्लिश वाला कॉलम है। अब यहाँ पे हम लोग का जो बजट है, इस बार का जो बजट पास किया गया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा लास्ट वाला कॉलम में, 2022-23 का अनुमानित बजट, ठीक है, ये अनुमान है। और ये पैसे जितना है वो सारे करोड़ में है, मतलब सिंपल भाषा में बोलो, अगर ये 70 है तो ये क्या है, ये 70 करोड़ है।
और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये वाला जो है 21-22 का, ये इसका अनुमानित बजट था पिछले साल का। तो पिछले साल का अनुमानित ये वाला है और इस साल का अनुमानित ये वाला है, मतलब बीच में संशोधित है। ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, ये संशोधित है, ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। हम लोग के लिए यूजफुल क्या है, 2021-22 का अनुमानित बजट और 2022-23 का अनुमानित बजट, जिसमें से 95% फोकस हम लोग 2022-23-16 में देंगे और कुछ जो निकालना रहेगा किससे कितना ज्यादा है उसके लिए हम लोग बस इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बजट जो होता है वो आने वाला साल का होता है। और आर्थिक सर्वेक्षण मतलब क्या होता है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण का सिंपल मतलब होता है कि जो बजट में हम लोगों ने खर्चा किया उसका आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। आर्थिक मतलब पैसा का एक्चुअल चेक करेंगे कि कितना पैसा खर्च किए, कितना पैसा सही किए। तो अब आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए कि आप बाहर रहते हैं, ठीक है, बाहर रहते हैं, आपको एक महीना में कितना खर्च हुआ, कितना आया, तो ये आप कब चेक कीजिएगा, जब आपका एक महीना खत्म हो जाएगा चेक, तब चेक कीजिएगा ना। तो उसी तरह से आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है कि आर्थिक सर्वेक्षण आपका पिछला वित्तीय वर्ष का होता है, लेकिन जो बजट होता है वो आपका अगला अनुमानित वर्ष का होता है, अगला अनुमानित के लिए होता है जो वित्तीय वर्ष आने वाला उसके लिए। तो ये आपको समझ में आ गया हो कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। सर्वेक्षण मतलब क्या, आप चेकिंग समझिए, सिंपल भाषा में चेकिंग कि जितना हम लोगों ने बजट इस्तेमाल किया था क्या वो सही निकला कि नहीं। तो आप पुराना साल का चेक कीजिएगा आर्थिक सर्वेक्षण, और जो बजट रहेगा आप नया साल का मतलब जो आने वाला आगामी है उसके लिए चेक। अब हम लोग इस टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैंने फ्लो चार्ट से भी समझाऊंगा अभी, जिसमें बस आपको ध्यान दीजिएगा कुछ चीजें। तो मैंने समय बताया था कि सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो सरकार को पैसा आने के लिए देखिए यहाँ पे 4 चीजें हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे, सबसे पहले कर राजस्व, जो मैंने बताया था कि झारखंड सरकार का अपना टैक्स होगा, जैसे जमीन बेच करके टैक्स आएगा वो वाला, और ये केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा। तो अगर देखें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितना है, तो ये वाला है यहाँ पे, तो ये है आपका 27,006 करोड़ और 58 लाख, 0.58 मतलब उधर वाला 58 लाख हो गया वो। और अगर देखें कि झारखंड सरकार का अपना टैक्स कितना आया है, तो वो आया आपका 24,850 करोड़। तो यहां से आप देख सकते हैं कि सरकार को जो टैक्स आया सेंट्रल गवर्नमेंट में हिस्सेदारी से वो ज्यादा आया है। इसका मतलब क्या है कि ये एक अच्छा साइन होता है कोई भी स्टेट के लिए कि आप सेंट्रल पर बोझ की तरह नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसे दे रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अभी आपको क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जा सकता है इस तरह से कि झारखंड सरकार को जो कर राजस्व है उसमें से सबसे ज्यादा प्राप्ति कहां से हुई है। आप बोलेंगे क्या कि जो झारखंड सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टैक्स है ना, जो शेयरिंग है, उससे ज्यादा आया है पैसा। ठीक है, आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये 24,850 करोड़ है और 27,006 करोड़ है। तो लगभग 2,025 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आया है कि नहीं, एक्स्ट्रा आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब देखते हैं झारखंड सरकार का भिन्न राजस्व। कर भिन्न राजस्व मतलब क्या होगा, टैक्स नहीं, बाकी पेनल्टीज वगैरह से आएगा। तो इसमें से झारखंड का जो पेनल्टी वगैरह जो कर से अलग, जो टैक्स से अलग होकर का है, जो नॉन टैक्सेस है, वो कितना आया है, वो आपका आया है 13,762 करोड़ और 84 लाख रुपया। ठीक है, और अनुदान जो मैंने बोला था और तरह से अनुदान आ सकता है, तो देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको अनुदान मिला है, वो कितना मिला है, 17,405 करोड़ 74 लाख रुपया, इतना सरकार को अनुदान मिला है। तो ये आ गया यहाँ पे। ये दोनों मिला के मैंने क्या बोला था आपको, ये है आपका राजस्व प्राप्तियां। ये दोनों मिलाकर के क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां, और ये होता है पूंजी प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्ति अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट इसको किया गया होगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे ये 27,006 और ये 24,850। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका 51,856 करोड़ और 58 लाख हुआ। तो अगर आप देखिएगा कर राजस्व में जो टैक्स वाला में आया है, तो टैक्स दो ही जगह से हमारा आया है, एक अपना टैक्स, एक जो है मेरा हिस्सेदारी है वो। अब देखते हैं जो नॉन टैक्स से आया है, तो नॉन टैक्स से कौन कौन आया है, दो आया है। एक अपना नॉन टैक्स मतलब जिसमें फाइन वगैरह आएगा, तो उससे सरकार को कितना आया है, 13,762.84 मतलब 13,762 करोड़ 84 लाख। और जो अनुदान आया है वो कितना आया है, 17,405 करोड़ 74 लाख। ठीक है, तो इसको ऐड कीजिएगा आप
13-17, तो यहाँ पे देखिए ये आपका होगा 31,068 करोड़ और 58 लाख। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये जो 51,856 करोड़ 58 लाख है वो क्या है, वो आपका टैक्स रेवेन्यू है, वो टैक्स से पैसा आया है। और ये जो 31 आपको दिख रहा है वो नॉन टैक्स से पैसा आया है, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 51 और 31 वाला ऐड कीजिएगा, तो ये आपका होगा यहाँ पे 83,025 करोड़ और 16 लाख। तो ये जो पैसा आया 83,000, वो आपका टोटल राजस्व प्राप्तियां आया है। तो अगर देखा जाए पुराने साल से अगर मिलाएं, तो पुराने साल में अनुमानित था यहाँ पे 76,707 करोड़, और यहाँ पे इस बार आया है 83,025 करोड़। तो पैसा ज्यादा आने का उम्मीद है, तो ये झारखंड सरकार के लिए एक अच्छा साइन है कि पैसा ज्यादा आने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये अभी तक हम लोग देखे हैं क्या चीज, सिर्फ राजस्व प्राप्तियां देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं पूंजी प्राप्तियां से कहाँ कहाँ है। तो पूंजी प्राप्ति के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लोन से रिकवरी करेगा, जैसे केसीसी वगैरह है, उस तरह से बहुत सारा लोन से रिकवरी करेगा। फिर कुछ उधार वगैरह लिया है तो वो रहेगा, और कुछ अदर रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो ऋण से वसूली कर रहा है मात्र 75 करोड़ 84 लाख कर रहा है, बहुत कम है। जो अदर रिसिप्ट्स है वो एकदम जीरो है, इसको अदर कहीं से और कुछ पैसा नहीं आ रहा है। बाकी जो उधार लिया है झारखंड सरकार या अदर जो लायबिलिटीज के पास बनता है, जो अन्य देयताएं इसको बोलते हैं, इसको वापस करना है, तो ये है आपका 18,000 करोड़ रुपया। अब आप एक क्वेश्चन कीजिएगा, सर इसको वापस तो करना है ही, जिसको हम लोग यहाँ पे ऐड क्यों करते हैं कि पूंजी में। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं, अगर आप लोन लेने के लिए जाते हैं कुछ काम स्टार्ट करने के लिए, तो ये आपको पूंजी दिया, तो पूंजी में आप उसको ऐड कीजिएगा कि नहीं ऐड कीजिएगा। भले आप उसको बाद में रिटर्न करना है, 18,000 का आप 18,050 रिटर्न कीजिएगा, लेकिन अभी के लिए तो आपका पूंजी हुआ कि नहीं हुआ। तो वही यहाँ पे हो गया पूंजी प्राप्तियां इसको बोलते हैं। तो पूंजी प्राप्तियां में ये भी एक टाइप है। क्लियर हुआ। तो इतना सारा जो है सरकार को सीधे पैसा आने वाला है, यहाँ पे अनुमानित है। तो अगर टोटल प्राप्तियां देखा जाए तो टोटल प्राप्तियां कितना हो गया, ये राजस्व प्राप्तियां इतना 83,025 करोड़ और 16 लाख, और जो पूंजी प्राप्तियां हैं वो कितना है 18,075 करोड़ और 84 लाख। तो इतना ही तो पैसा आने वाला है। अगर इन दोनों जो को हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो आप देखिएगा ये कितना आएगा 101,101, 1,11,101 करोड़। इसको याद करें सिंपल तरीका 101,101, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,11,101 करोड़ रुपया। तो इतना सरकार को पैसा आने वाला है, इतना सरकार को लगता है कि इतना पैसा हमको आएगा। तो ये है मेरा बजट, या इसको हम लोग बोलेंगे प्राप्तियां। इसी में से हमको खर्चा करना है। इसी में से खर्चा क्यों करना है, आप बोलेंगे सर सरकार अपना जो स्पेशल जो रखा है उससे खर्चा क्यों नहीं करेगा। आप सिंपल बताइए कि आपको पापा 5,000 रुपये खर्चा देते हैं महीना का, तो 5,000 से ज्यादा खर्चा कीजिएगा आप, नहीं खर्चा कीजिएगा। खर्चा कब कीजिएगा, जब कुछ स्पेशल जरूरत पड़ गया, चलो दोस्त से उधार मांग लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, आप नेगेटिव हो गए, ठीक है कि नहीं। सरकार भी ऐसा कभी कभी करता है। क्लियर हुआ। अब इसको ना एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं, जो आप ऑलरेडी फ्लो चार्ट बना चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये फ्लो चार्ट है। तो मैंने क्या बताया कि सरकार को अपना टैक्स भी आया और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से भी आया। तो जो अपना आया था वो था आपका 24,850 करोड़, और ये आया था आपका 27,006 करोड़ और 58 लाख। तो इसमें से अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा है, तो झारखंड सरकार का जो हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उससे ज्यादा पैसा आया यहाँ पे। अगर इन दोनों को आप ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर राजस्व, मतलब टैक्स रेवेन्यू, सिर्फ टैक्स से पैसा आ रहा है 51,856.58 करोड़ रुपया, मतलब 51,856 करोड़ और 58 लाख रुपया। क्लियर है। अब कन भिन्न, मतलब कर से नहीं आकर कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है वो चेक करना है। एक तो मैंने देखा कि अलग तरीके जो फाइन वगैरह देके, पार्किंग, बस किराया, जो एक्स्ट्रा है, मैंने एग्जांपल दिए हैं, उससे कितना पैसा आ रहा है, उससे आपका आ रहा है 13,762 करोड़ और 84 लाख। और अनुदान सरकार को कितना मिला है, अनुदान मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कितना 17,405 करोड़ और 74 लाख रुपया। तो इसमें भी देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया वो क्या आया, वो ज्यादा आया है, बाकी सरकार का जो अपना नॉन टैक्स आया वो कम आया है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो वो क्या होगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। इन दोनों का ऐड कीजिएगा तो नॉर्मल आप देखिए यहाँ पे 17 और यहाँ पे 13 है, तो लगभग 30-31 के बीच में आना चाहिए। तो ये आपका आ रहा है 31,168 करोड़ और 58 लाख, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 31 और यहाँ 51 को जोड़ देते हैं, तो ये लगभग आपका आ जा रहा है यहाँ पे
हजार 25 करोड़ और 16 लाख। तो ये आपका क्या हो गया, ये टोटल आपका राजस्व प्राप्तियां हो गया। तो यही आपको क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर बहुत डीप पूछेगा तो यही पूछेगा कि झारखंड को इस वर्ष राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई है, तो आप बोलेगा 83,025 करोड़ और 16 लाख रुपया हुआ है, और उसका डिटेल यहाँ पे है। और उससे यहाँ पे अगर उसको डिटेल पूछना होगा तो वो ये पूछेगा कि राजस्व प्राप्तियां में से सबसे ज्यादा सरकार को कहाँ से पैसा आया है, तो आप क्या बोलिएगा, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से सबसे ज्यादा पैसा आया है, ठीक है कि नहीं। अब पूंजीगत प्राप्तियों में देखते हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति मैंने बताया था कि लोन का रिकवरी बहुत कम आया है, 75 करोड़ और 84 लाख। और उधार, जो उधार लिया है लगभग 18,000 करोड़ को उधार लिया है। और अन्य प्राप्तियां जीरो था, मैंने बता दिया। अब इसको जोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18,075.84, तो 18,075 करोड़ और 84 लाख। तो इतना ही सरकार के पास पैसा आया है। आप ऐसा ही फ्लो चार्ट बना रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और बना रहे वीडियोस को पॉज कर करके देखिए, एक ही बार देखिए, बहुत जबरदस्त बनाइए और हर चीज को समझिए एक एक चीज करके। और अगर टोटल पूछा जाए सरकार को कितना पैसा आया तो क्या करेंगे, राजस्व प्राप्ति ऐड करेंगे और पूंजीगत प्राप्ति ऐड करेंगे। तो ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा आपका, लगभग नहीं, आपका 101 मतलब 1,11,101 करोड़ रुपया सरकार को पैसा आने वाला है, चाहे जहां से आए। और जहां से आए वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। अब कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। अगर देखा जाए कुल प्राप्तियां, तो कुल प्राप्तियां कैसे जोड़ेंगे, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब 83,025 करोड़ 16 लाख और 18,075 करोड़ 84 लाख। इसको अगर ऐड कीजिएगा आप, तो आप ऐड करते करते जाइए, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 6 और 4 10, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में 0 0 होगा, 1 के बाद 0 0। तो ये आपका हो जाएगा 1,11,101 करोड़ रुपया। इतना पैसा झारखंड सरकार को आएगा, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाएगा राजस्व प्राप्तियां कितना है, तो राजस्व प्राप्तियां कितना हो जाएगा, ये 51,856 और ये 31,168, ये ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ये कितना है, 83,025 करोड़ और 16 लाख रुपया। और हम लोगों ने ये भी देखा कि ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं पिछले साल के अनुमानित जो प्राप्तियां हैं उससे ये ज्यादा है। क्लियर हुआ। अब प्राप्तियां, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि प्राप्तियां होता क्या है, और सरकार को इस बार जो वित्तीय वर्ष में, आगामी वित्तीय वर्ष में आने वाली जो अनुमानित जो प्राप्तियां हैं वो कितना है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये वाला चार्ट भी आप लोगों ने बहुत कोई देख लिए होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें समझने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अब हम लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें फ्लो चार्ट में हम लोग को बस इतना देखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा आपको, ठीक है, अब बाकी जो लिखा उसको ध्यान नहीं देना। आप देखिए इसमें से जो 5 चक्री कटा उसमें सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, ये वाला पहला नंबर का चक्री दिख रहा है हमको, ठीक है, ये वाला दूसरा नंबर का चक्री दिख रहा है, और ये वाला अगर हम बोले तो ये वाला तीसरा नंबर का चक्री दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, वही वाला यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे। मैंने क्या बोला था कि वो लोग परसेंटेज पूछेंगे, एक्चुअल फिगर आप लोग नहीं पूछेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो शेयर है झारखंड सरकार का, ठीक है कि नहीं, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी उससे सबसे ज्यादा था। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है नहीं कि अगर पूरा यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, पूरा अगर आप मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको इरेज करता हूँ मैं, आप देखिए झारखंड सरकार जितना भी पैसा आया उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से आया है। दूसरा कहाँ से आया है, अपना टैक्स से इसका आया है। तीसरा कहाँ से आया है, तीसरा आपका आया है देयताएं से, मतलब उधार से आया है। और चौथा अगर देखें यहाँ पे तो अनुदान से यहाँ पे आया है, ठीक है। और पांचवा यहाँ पे अपना वो भिन्न राजस्व वाला है। तो ऐसा ही फ्लो चार्ट में भी दिखना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वहां से आया है सबसे ज्यादा, वो कितना है 26.71%। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि इस बार के बजट में जो राजस्व आया है उसमें से केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की है, आप क्या बोलेंगे 26.71% की। दूसरे नंबर पे क्या था, अपना टैक्स उसका आया है, तो वो था आपका 24.58%। ये भी बहुत ज्यादा कम नहीं था, ठीक है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे पिछला वाला स्लाइड से कि ये 27,000 करोड़ था और ये 24,850 करोड़ था। तो जो यहाँ पे फिगर बन रहा है दूसरे नंबर पे है, तो ये 24.58% हो रहा है। तीसरे नंबर पे क्या है, मैंने बताया था बोरोइंग्स, मतलब जो 18,000 करोड़ लिया है ना, 18,000 करोड़ लिया है वो यहाँ पे दिख रहा है बोरोइंग्स में। और उसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे जो उसको अनुदान मिला है, तो ये भी देखिए, ये भी आपको 17,000 के करीब में यहाँ पे आपको अनुदान मिला है कि नहीं। तो ये देखिए 18,000 करोड़ यहाँ पे उधार है और 17,405
करोड़ रुपया इसको अनुदान मिला है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपको चार्ट बहुत भली भांति यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ से आया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है वहां से आया है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको पैसा कहाँ कहाँ से आया है वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। मतलब हम लोगों का आधा जो कैलकुलेशन है काम हो गया। अब हम लोगों को कैलकुलेशन करना है कि पैसा कहाँ कहाँ से जाना है, कहाँ कहाँ हम अनुमान लगाएं कि पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार पैसा कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है। तो मैंने बताया था आपको कि कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो सबसे पहले वो ब्याज भुगतान करेगी। कहीं से लोन लिया है तो ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, लोगों को सैलरी देना पड़ेगा, पेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हम लोग को, बस देख लीजिए कि ये तीनों मिला के आपका आता है राजस्व खाते में। तो ऑन रेवेन्यू अकाउंट, तो रेवेन्यू अकाउंट में कितना खर्च हो रहा है हम लोग का इस बार, ये हो रहा है 37,031 करोड़ और 81 लाख। पिछले बार कितना खर्च हुआ था, 33,000 हुआ था, नहीं मतलब होने वाला का अनुमानित मैं बता रहा हूँ, 33,554 करोड़ और 66 लाख। तो ज्यादा हो रहा है इस बार, मतलब ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छी बात है हम लोग के लिए कि ज्यादा खर्च करें, क्योंकि ज्यादा पैसा आया तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्थापना व्यय, जो मैंने बताया था कि वो खर्च होना ही होना है। ठीक है, उसमें कुछ हम लोग काट ही नहीं सकते। तो ये देखिए इस बार हम लोग को जो खर्च होना है वो कितना है, 43,842 करोड़ रुपया है। और पिछली बार जो खर्च हम लोग का अनुमानित था वो था 37,943 करोड़ और 34 लाख रुपया। ठीक है, लाख और करोड़ में कहीं अगर आप गलती बोलने मिस्टेक हो जाए तो माफ करेंगे। ठीक है, लेकिन आप समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो ये हो गया, दो खर्च हम लोग को मिल गए यहाँ पे, स्थापना व्यय और राजस्व खाते में। और ठीक है, पूंजी खाते पर, पूंजी खाते पर जिसपे राज्य का आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, पूंजी व्यय और अग्रिम ये सब आता है। तो इसमें से कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसमें खर्च हो रहा है हमारा 68,810 करोड़ और 19 लाख रुपए। ठीक है, जो स्कीम है झारखंड सरकार की, जो स्कीम है इसमें आपको अच्छा खासा खर्च यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कितना खर्च हो रहा है देखिए, 57,259 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बहुत ज्यादा होता है ये। ठीक है, 57,259 करोड़ रुपया स्कीम पे खर्च हो रहा है। तो स्कीम में तीन चीजें जिसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को जब राजकोषीय घाटा और बाकी सब जो घाटे पड़ेंगे उसमें हम लोग को काम आएगा ये। तो स्कीम है, तो मान लिए कि एक स्कीम है आपका कि वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, कुछ भी ले लीजिए एक स्कीम। तो ये इस स्कीम में क्या हो रहा है कि ऐसा खर्च है जिसमें आप संपत्ति नहीं खरीद रहे हैं, लोगों के खाते में सीधे पैसे भेज रहे हैं। तो वो क्या हो गया, वो जो स्कीम का खर्च होगा वो आपका राजस्व खाते पर होगा, ऑन रेवेन्यू अकाउंट। इससे आप संपत्ति नहीं खरीदेंगे। दूसरा, वैसा स्कीम, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं बता रहा हूं कि हाँ पानी बचाया जाएगा, उसके लिए डोभा बनाना, डोभा मतलब क्या, तालाब कुड़वाना है, फॉर एग्जाम्पल तालाब कुड़वाना है या सड़क बनवाना है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा संपत्ति क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑन कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। ये दूसरा वाला क्या है, खा वाला, ये दूसरा वाला क्या है समझिएगा। ये दूसरा वाला आप पढ़ के देखिए, जिसमें पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। मतलब मान लिए कि स्कीम है और मान लिए हम बोले कि इस बार झारखंड का जो पुलिस लाइन है या डिफेंस वाला एरिया है उसमें हम खर्चा करेंगे 25,000 करोड़ रुपया। अब झारखंड सरकार का स्कीम में 25,000 रुपये खर्चा होगा, उसमें से क्या होगा कि आईआरबी वाला को पैसा मिलेगा, फिर आपका जो दारोगा लोग है उन लोगों को सैलरी मिलेगा। साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में ये होगा कि आईआरबी को दौड़ने के लिए रोड बनाया जाएगा, उन लोग के लिए एक नया भवन का निर्माण कराया जाएगा। तो जो इन लोग के लिए रोड बन रहा है प्लस इन लोग के लिए जो भवन का निर्माण हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो संपत्ति हो रहा है। तो वैसा व्यय जिसमें हम खर्च किए लेकिन उससे संपत्ति का निर्माण हो गया, उसको हम लोग इस पे रखेंगे। तो जिसमें परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, ठीक है, ऑफ विच ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि स्कीम में तीन चीजें होती हैं। अगर सीधे लोगों के पैसे दे रहे हैं जिससे एसेट नहीं खरीदा जा रहा, उसको हम लोग बोलेंगे राजस्व खाते पे स्कीम में दिए हम लोग। और ऑन कैपिटल अकाउंट मतलब जिससे बांध बनाया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है, वो डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्टली बन जाए, अगर हम दिए हैं डिफेंस सेक्टर को लेकिन उसमें सड़क वो लोग बना दिए हैं, कुछ कुछ खर्च कर दे, संपत्ति खरीद लिए, तो वो इस पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्कीम में टोटल हो रहा है 57,259 करोड़ काउंट, जिसमें राजस्व खाते पे मतलब जो
राजस्व खाते पे जो खर्च होगा डायरेक्ट पैसा वगैरह दिया जाएगा वो 39,241 करोड़ और 50 लाख, और जिसमें कुछ बन जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कुछ भवन वगैरह बन जाएगा, उसमें कितना खर्च होगा 7,544 करोड़ और 75 लाख। जो पूंजी खाते पर व्यय होगा, मतलब इससे बांध डोबा वगैरह बनाया जाएगा, इससे संपत्ति खड़ा होगा, वो आपका होगा 18,017 करोड़ और 50 लाख का। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आप लोग सबको नोट करते जा रहे होंगे, क्योंकि बिना नोट किए हुए ये मुंशी वाला काम तो नहीं होगा, ठीक है। मुंशी वाला काम करना है आपको तो समझना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा। अब हम लोग देख लिए खर्च कहाँ कहाँ हुआ, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार बना देता हूँ। स्थापना व्यय, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में खर्चा हुआ है 43,842 करोड़। राजस्व खाते में व्यय में कितना खर्च हुआ है 37,000 करोड़, और ये 37 कहाँ से आया है, ये तीनों मिला के आया है। अब देखते हैं कि पूंजी खाते पर कितना व्यय हुआ है। पूंजी खाते व्यय हुआ आपका ये वाला, ठीक है, यहाँ वाला। स्कीम पे कितना खर्च हुआ है, स्कीम पे खर्च हुआ है ये वाला 57,259। अब बात करते हैं कि टोटल व्यय, तो टोटल व्यय कहाँ खर्च होगा भाई हम लोग का। तो टोटल खर्च हम लोग करना, तो मैंने बताया था कि जितना मेरे पास पैसा है उतना ही खर्च करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पे खर्चा भी उतना ही हो रहा है जितना हम लोग को राजस्व प्राप्ति हुआ है, मतलब 1,11,01 करोड़ रुपया हम लोग खर्चा करेंगे जितना हम लोग का पैसा आया था, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि पिछले वर्ष की अनुमानित व्यय के अनुसार इस वर्ष कुल व्यय में कितना प्रतिशत अधिक है। तो आप देखिए यहाँ पे पिछले वर्ष था कितना 1,277 करोड़ अनुमानित व्यय, और इस बार हम लोग का व्यय कितना हो रहा है 1,11,01 करोड़ रुपया। तो ये कितना ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से नहीं पूछेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ही पूछते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था, पुराने वित्तीय वर्ष से लेकर इस वर्ष के पूंजी खाते पर व्यय कितना हुआ है। तो पूंजी खाते पर व्यय कितना हुआ है वो इंक्रीज यहाँ पे करना है। तो हम लोग को अगर मान लीजिए इस वर्ष क्वेश्चन पूछेगा तो इस वर्ष का हमारा पूंजी खाते व्यय कितना हुआ है 24,827 करोड़ और 70 लाख, और पिछले बार कितना था 15,521 करोड़ 99 लाख। तो देखिए कितना ज्यादा है, मतलब लगभग। तो ये आपका टोटल कितना परसेंटेज में बेस पूछेगा, तो ये आपका 59% ज्यादा है। मतलब पिछले बार जितना पूंजी खाते पे व्यय हम लोग कर रहे थे उससे 59% ज्यादा हम लोग इस बार खर्च करेंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फिर से इसको, ठीक है, कि 24,827 कहाँ से आया है। अगर आपको दिमाग से निकल, अगर आपके पास पेन पेपर है तो डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। तो अभी देखिए ये कहाँ से आया है। पूंजी खाते में मतलब क्या, मैंने क्या बोला था कि वैसा खर्च जिससे कोई संपत्ति का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खोजिए किससे किससे संपत्ति का निर्माण होगा। सबसे पहले यहाँ पे तो हम लोग देखना 8वां नंबर ला, 8वां नंबर में पूंजी खाते पर नाम साफ साफ लिखा गया है कि इससे कुछ संपत्ति बनेगा, क्लियर हो गया। तो 8वां नंबर लगा, खर्च ऐड कर लेंगे हम लोग 8वां नंबर का, ठीक है। और कहाँ कहाँ ऐसा है जिससे हमको लगता है कि उससे बन जाएगा चीज, उससे कैपिटल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9वां का सी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, 9वां का सी, 8वां प्लस 9वां का सी। तो ये है मेरा कैपिटल अकाउंट, 9वां का सी पूंजी खाते। तो यहाँ पे पूंजी खाते दिख रहा है और यहाँ पे पूंजी खाते दिख रहा है। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा 9 का सी ऐड कर दीजिएगा। तो ये कितना कितना ऐड करने बोल रहा है यहाँ पे, देखिए 8वां में कितना है 6,810, ये वाला एक ठो, और हम लोग को ऐड करना है ये वाला 18,000, ठीक है, 18,017। तो 8 6 14 यहीं से हमको दिख रहा है 24 का फिगर, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है पूंजी खाते पर व्यय के लिए। तो आपको अगर टर्म समझ रहे हैं ना तो चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 68,10.19 था और ये 18,017.5 था। तो ये आपका था पूंजी खाते वाला, और ये नीचे वाला जिसको मैंने अभी बताया कि ये इतना। तो पिछली बार की तुलना में हम लोग 59% ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, किस पे, पूंजीगत पे हम लोग ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। इसी तरह आपका योजनाएं का पूछ सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हम लोग कुल व्यय कहाँ कहाँ करने वाले हैं। तो कुल व्यय देखिए राजस्व व्यय है जिसको हम लोग ऐड कर लिए यहाँ पे, फिर योजनाएं हैं, योजनाएं ऐड कर लिए, और फिर यहाँ पे आपका जो स्थापना व्यय है उसको ऐड कर लिए, और लास्ट में मेरा ये वाला हम लोग ऐड कर लिए यहाँ पे, ठीक है, 68,10 ऐड कर लिए। तो ये मेरा कितना हो गया
1,11,01 करोड़ रुपया। ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। अब बोलिएगा यहाँ वाला ये क्यों नहीं ऐड किए, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पूंजी खाते वाला जो है इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिए, तो दोबारा इसको ऐड नहीं कर सकते थे ना। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इतना मेरा यहाँ पे टोटल खर्च है। तो मैंने बताया जितना खर्च उतना ही खर्च होगा जितना हम लोग को पैसा आएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग को राजस्व व्यय निकालना है। हम लोगों ने देखा था राजस्व प्राप्तियां देखा था, उस तरह से राजस्व व्यय देखना है। तो राजस्व व्यय कितना हो रहा है, तो राजस्व व्यय आप देख रहे हो यहाँ पे 37,031 करोड़ और 81 लाख, प्लस ये जो राजस्व वाला आपको दिख रहा है 39,241 करोड़ और 50 लाख, इतना हम लोग राजस्व पे खर्चा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मिला के कितना हो रहा है, ये मिला के हो रहा है मेरा 76,273 करोड़ और 30 लाख रुपया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि इस वर्ष राजस्व व्यय में हम लोग कितना प्रतिशत अधिक या कितना प्रतिशत कम खर्च किए हैं या कितना खर्च किए हैं। तो दो फिगर हम लोग एकदम यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना है, एक राजस्व व्यय वाला और एक राजस्व प्राप्तियां वाला। जो मैंने बताया था जो 83 का फिगर वाला वो आपको याद रखना है, और ये 76 का फिगर वाला है। तो इसमें भी आप देखिएगा 83 आ रहा है और ये 76 जा रहा है, फिर भी हमारे पास पैसा बच रहा है। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब जितना पैसा हमारे पास आया है वो ऑलरेडी उसका चार्ट देख लिए हैं। अब इसमें से हम लोग देखना है कि जो पैसा जाएगा उसका कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ जा रहा है। तो इस पूरा फिगर में देखिए सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है। और ये किसका फिगर है, ये आपका एजुकेशन का फिगर है। इसका मतलब ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो झारखंड सरकार है अपने जो बजट है उसमें से सबसे ज्यादा जो खर्च कर रहा है वो एजुकेशन में खर्च कर रहा है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड सरकार को इस बार सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पैसा मिलने वाला है, तो आप बोलिएगा शिक्षा के क्षेत्र में पैसा ज्यादा मिलने वाला है। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे देखिए रूरल डेवलपमेंट वाला 12.59% मिल रहा है रूरल डेवलपमेंट को। और अगर तीसरा आप देखें, यहाँ पे तीसरा फिगर आप देखें तो आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से ये है हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर वाला। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा बात है कि एजुकेशन पे खर्च हो रहा है, ग्रामीण विकास पंचायती राज पे खर्च हो रहा है, हेल्थ वगैरह पे खर्च हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये तीन चीजें तो आपको ध्यान में रखनी ही है कि कौन टॉप 3 इसमें पैसा खर्च हो रहा है। तो आपका एजुकेशन पहले नंबर पे हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक इसमें खर्च किया गया है। ठीक है, अब बात करें दूसरा रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट में और हेल्थ ड्रिंकिंग में, तो हेल्थ में हमारा जो खर्च हो रहा है इंडिविजुअली वो 27% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा खर्च हो रहा है। और ड्रिंकिंग वाटर में कितना खर्च हो रहा है, ये 20% ज्यादा खर्च हो रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये परसेंटेज आपको याद रखना है, कम से कम तीनों का याद रखना है। और आपको इसका डेटा भी याद रखना है कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गया। तो अभी आपको क्लियर होगा कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ पैसा आया है, कहाँ कहाँ से पैसा जाता है। ठीक है, अब हम लोग ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन वो करते हैं हम लोग। सबसे पहला है मेरा यहाँ पे राजस्व घाटा, दूसरा है यहाँ पे प्रभावी राजस्व घाटा, तीसरा है राजकोषीय घाटा और चौथा है प्राथमिक घाटा। तो एक एक करके हम लोग सब कुछ यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले राजस्व घाटा के बारे में देखते हैं। राजस्व घाटा मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे राजस्व घाटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्व में जितना पैसा खर्च होगा और राजस्व से जितना पैसा आएगा उसी को हम लोग राजस्व घाटा बोलेंगे। एकदम सिंपल है, कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और राजस्व प्राप्तियां आपको पता है, राजस्व प्राप्तियां मतलब सरकार को पैसा जो टैक्स प्लस नॉन टैक्स से आएगा, पूंजीगत प्राप्तियां नहीं, जो टैक्स प्लस नॉन टैक्स से आएगा वो आपका राजस्व प्राप्तियां हैं। और राजस्व व्यय भी मैंने आपको बता दिया था, तो मैंने इसका आपको फिगर भी बताया था कि राजस्व जो प्राप्तियां हो रही है वो 83 वाला फिगर है और जो खर्च हो रहा है वो 76 वाला फिगर है। आपको याद होगा अभी तक। ठीक है, आप लिखे भी होंगे कॉपी में। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मुंशी वाला काम करना है, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखना राजस्व व्यय कितना हुआ है, तो राजस्व व्यय हमारा हुआ है 76,273.31 और ये हुआ है मेरा राजस्व प्राप्तियां 83,025 करोड़ और 16 लाख रुपए। तो अगर हम लोग देखेंगे, आप इसको माइनस कीजिएगा तो डेफिनेटली है कि जिसका साइन बड़ा रहता है, जिसका वैल्यू बड़ा रहता है उसका साइन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ये आ जाएगा मेरा माइनस में। तो 6,751.86 करोड़ रुपया ये आ गया मेरा राजस्व घाटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस देख करके आप ये कभी मत कंफ्यूज होना है कि अगर राजस्व घाटा माइनस में है
तो सरकार माइनस में नहीं, सरकार के पास पैसा बचा है ना, सरकार ये व्यय है 76 खर्चा कर रहा है, इसके पास आया 83, तो घाटा में कैसे सरकार हुआ, ठीक है, घाटा में नहीं हुआ ना। इसका मतलब हो गया कि जो राजस्व घाटा है वो एक हमारे लिए, झारखंड सरकार के लिए अच्छा साइन है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको ये नहीं पूछेगा कि राजस्व घाटा कितना हुआ, आपको पूछेगा कि ये जो राजस्व घाटा है वो हमारे जो झारखंड सकल घरेलू उत्पाद है उसका कितना प्रतिशत है। झारखंड सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं GSDP, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, झारखंड स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, झारखंड सकल घरेलू उत्पाद, जिसको इंग्लिश में GSDP बोलते हैं। तो ये GSDP कितना है, ये आपका है -1.68% ऑफ GSDP। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा राजस्व घाटा में, ठीक है, ये 10 का काम -1 वही है जो हम यहाँ पे किए हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये कितना आ रहा है 6751.86 मेरा भी आ रहा है यहाँ पे। और ये कितना है, ये आपका है GSDP का कितना प्रतिशत है, ये आपका है -1.68%। क्लियर हो गया, कोई दिमाग नहीं लगाना, एकदम समझ में आ रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ पे प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा मतलब क्या होगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि जितना राजस्व घाटा मेरा हुआ है उसमें से संपत्ति का सृजन ना हो, ठीक है, संपत्ति का सृजन ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, राजस्व घाटा में वैसा जिससे संपत्ति का सृजन हुआ है उसको हटा देना है। तो मैं आपको दिखाता हूं, आप फिगर को ध्यान रखें, यहाँ पे 7544, ठीक है। तो इस चार्ट में अगर आप आ जाइए तो ये वाला, ठीक है, 9 का ख, जिससे संपत्ति का सृजन हो रहा है उसको हटा देना हम लोग को। तो ये कितना है 7544.75, तो यही वाला हम लोग को हटाना है राजस्व घाटा में। तो राजस्व घाटा ऑलरेडी हम लोगों ने बना लिया था, कितना आया था मेरा आंसर, इतना आया था। इसमें से माइनस करना हमको जिससे संपत्ति का सृजन हो रहा है, तो ये भी माइनस मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। दोनों ऐड हो कितना होगा, देखिए ये 7 और 6 13 तो ऐसा ही हो गया, बाकी इधर हो गया 14,000 हो गया। तो 14,291 करोड़ और 61 लाख। अब ये फिगर नहीं पूछेगा आपको, ये पूछेगा कि ये GSDP का कितना प्रतिशत है। तो डेफिनेटली जब 6 वाला 1.1868% हो सकता है, तो 14 वाला कितना होगा, लगभग 3 गुना होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका है -3.56% GSDP, जो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, ये इसका यहाँ पे है और इस बार का ये वाला यहाँ पे 3.56%। तो एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जोड़ घटाव कर रहे हैं, मुंशी वाला काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दो और घाटा हमारे पास है, एक राजकोषीय घाटा, एक प्राथमिक घाटा, इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है। राजकोषीय घाटा का इंग्लिश होता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि टोटल एक्सपेंडिचर जितना खर्च हुआ है उसमें से कुल प्राप्तियां को हटा दिया जाए। अगर मान लिए कुल एक्सपेंडिचर मेरा कितना हुआ है 101 और कुल प्राप्तियां मेरा कितना हुआ 101, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों तो कट गए, तो खत्म हो गया। तो बच क्या जा रहा है, बच वो जा रहा है देता और सृजित करने वाली प्राप्तियां। तो ये अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करके यहाँ पे बनाया गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 10 में से मतलब टोटल में से घटाया है इतना सारा चीज, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ये कितना आएगा 11,286 करोड़ रुपए और 47 लाख, ठीक है। तो ये पूछेगा नहीं आपको, बस ये पूछेगा ये GSDP का कितना प्रतिशत, ये आपका GSDP का 2.81% है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा जो है हमारा इस वर्ष का कितना है 2.81%। लास्ट हमारा है प्राथमिक घाटे, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, राजकोषीय घाटा में, अब इसमें से घटाना है, राजकोषीय घाटा में जो ब्याज भुगतान हम लोगों ने किया है ना उसको बस हटा दीजिए, वो आपका हो जाएगा प्राइमरी घाटा। तो प्राइमरी घाटा यहाँ पे क्या है, ये मेरा आया था 11,286 करोड़ और 47 लाख, और जो ब्याज भुगतान किए थे कितना किए थे 1.57 किए थे, ठीक है, आप देख लीजिएगा और इसको बनाइएगा तो ये कितना होगा 4,624.90। तो यही यहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे 4,624.90 और ये GSDP कितना प्रतिशत है, तो ये है मेरा 1.15% ऑफ GSDP। तो यही 4 तरह का आपको घाटा यहाँ पे देखना है और बेसिकली यहाँ पे आपको फिगर देखना है कितना % ऑफ GSDP है, दैट्स इट। अगर इतना आपको ध्यान में है तो समझिए कि बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपको बन गया है, और अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आपको पूछेंगे तो डेफिनेटली आप बना देंगे, ठीक है। तो
हमारा पूरा का पूरा झारखंड सरकार का बजट खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग योजना पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ सरकार ने खर्च करने का योजना बनाया कि हाँ हम इतना खर्च करेंगे, इतना खर्च करेंगे। ये सब हम लोगों ने नेक्स्ट करंट अफेयर का वीडियो है उससे हम लोग देखेंगे। और मैं बता रहा हूँ जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर क्वेश्चंस एकदम देखने को नहीं मिलने का चांसेस है, एकदम 99.99% चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जो राजस्व घाटा हम लोगों ने निकाला -1.68%, फिर प्रभावी राजस्व घाटा बताया 3 गुना ज्यादा होगा 3.58, और राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है 2.81, और प्राइमरी घाटा हो रहा है 1.15, और 2021-22 में कितना था उसका फिगर मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो 0.26, 3.16, 2.83, 1.11 इतना प्रतिशत था। तो ये आपका हो गया घाटा वाला क्लियर। अब हम लोग बस रिवीजन की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है। तो जितना भी सरकार 101 मतलब 1,11,01 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है, उसमें क्षेत्रवार बजट उन्होंने बताया है कि क्षेत्र के हिसाब से हम कितना खर्च करेंगे। सामान्य क्षेत्र मतलब जनरल क्षेत्र में कितना खर्च करेंगे वो है आपका 31,896 करोड़ और 64 लाख। सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और आर्थिक क्षेत्र में भी लगभग इतना ही है। ठीक है, 891, 896 तक लगभग 5 करोड़ का डिफरेंस है आर्थिक क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में। तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्षेत्रवार बजट आवंटन के हिसाब से सबसे ज्यादा खर्च किसमें कर रही है सरकार, तो हम बोलेंगे सामाजिक क्षेत्रों में खर्च सबसे ज्यादा कर रही है सरकार। अगर आप इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो वही आएगा कितना 101 101। क्लियर है। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 का मुख्य बिंदु मंत्री रहे रामेश्वर उरांव। बजट की पेश की तारीख रही 3 मार्च 2022। कुल राशि 101 मतलब 1,11,01 करोड़ रुपए। कुल पूंजीगत व्यय जो मैंने बताया था यही है कितना 59% अधिक है ना पिछले वर्ष से, ध्यान रखिएगा 24,827 करोड़ और 70 लाख। कुल राजस्व व्यय 76,273 करोड़ और 30 लाख। और मैंने बताया था कुल राजस्व प्राप्तियां कितना आया है वो किसके फिगर में था, वो 83 के फिगर में था। ठीक है कि नहीं, तो ये 83 के फिगर में था कुल राजस्व प्राप्तियां वाला। अब एक चीज और सरकार यहाँ पे बोली है कि डेवलपमेंट रेट, ठीक है, तो विकास दर यहाँ पे बताया है। तो विकास दर यहाँ पे दो चीजों में बताते हैं, ठीक है, एक कांस्टेंट प्राइस पे, एक करंट प्राइस पे। तो बेसिकली हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कांस्टेंट प्राइस वाला है। तो कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से अभी जो विकास दर यहाँ पे अनुमानित है वो 6.15% यहाँ पे है, और पिछले साल कितना था, ये था 8.8%। और करंट प्राइस पे कितना है 10.72%, पिछले बार अनुमानित था 14.5%। क्लियर हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। बस मैंने क्या किया है कि पुराना क्वेश्चन में इस बार का वित्तीय वर्ष मैंने डाल दिया है, ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन पकड़ाए तो इसमें से ही आपको पकड़ा जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार में पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछला मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 था, तो मैंने क्या किया है बस 2017-18 जगह में मैंने ये वाला डेटा यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो ये वाला डेटा मैंने बताया था कि पूंजीगत व्यय में वो 24 वाला फिगर ज्यादा था, ठीक है, इतना वो खर्च किया है। और पहले कितना खर्च किया था 15 खर्च किया था लगभग, जो मैंने बताया था लगभग 10,000 करोड़ ज्यादा खर्च कर रही है, जो किसके बराबर होता है, जो आपका 59% के बराबर होता है। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पूंजीगत व्यय में जो झारखंड सरकार है पिछले वर्ष की तुलना में 59% व्यय ज्यादा कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही मैंने बताया था यहाँ पे कि ये वाला व्यय, ठीक है, 24,827, और पुराना कितना था अनुमानित 15,521, तो ये कितना प्रतिशत इससे ज्यादा है, ये 59% इससे ज्यादा है। आप प्रतिशत निकाल भी सकते हैं कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगर आपको निकालना है कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा 24,827.7 माइनस ये हो जाएगा 15,521.9, और ज्यादा किससे है, इससे ज्यादा है 15,521.9। ठीक है, इतना निकालिएगा तो आपका 59% ही आएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए झारखंड के वित्त मंत्री उस समय कौन थे। तो उस समय झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे जब बजट पास हो रहा था, 3 मार्च को पास हुआ था।
तो 3 मार्च को वित्त मंत्री कौन थे? वो थे हमारे रामेश्वर उरांव। और रामेश्वर उरांव, आप एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि रामेश्वर उरांव कितनावीं बार यहाँ पे बजट पेश कर रहे हैं झारखंड में, कितने बार? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022-23 बजट में झारखंड राज्य के लिए कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है? तो कुल राजस्व प्राप्ति मैंने बताया था वो 83 वाला फिगर में था, ठीक है। तो 83 वाला फिगर यहाँ पे हमको एक ही दिख रहा है। अगर यहाँ पे कोई पूछता कुल राजस्व व्यय तो हम 76 वाला फिगर बोलते, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों हमको याद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सब आपका कॉपी से रहेगा, ठीक है कि नहीं। आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये है आपका कुल राजस्व प्राप्तियां। यहाँ से अगर पूछे कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना है तो हम बोलेंगे ये वाला फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2022-23 के बजट में अधिकतम धान प्राप्त करने जा रहे हैं? मतलब वो चार्ट से क्वेश्चन, मतलब मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सिंपल भाषा में कि झारखंड इस बार सबसे ज्यादा खर्च कहाँ करने वाली है, ऐसा उसका अनुमान है। तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा वो शिक्षा पे खर्च करने वाली, पहला। दूसरा वो पंचायती राज और ग्रामीण विकास में, और तीसरा वो हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर में। ये आपको याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये मैंने बताया था, पहला एजुकेशन में, दूसरा रूरल डेवलपमेंट में, और तीसरा हेल्थ एंड ड्रिंकिंग में। ये प्रतिशत भी याद करना है, पिछले वर्ष से कितना ज्यादा है, 6.5, हेल्थ वाला 27 ज्यादा, और ड्रिंकिंग वाटर में 20% ज्यादा। तो ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको बजट का नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें मैं और अच्छे से एनालाइज करूं और आपके लिए बताऊं कि कौन क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया है और उससे कौन कौन से स्कीम है, तो मुझे आपको बताइए, मैं इसी तरह से वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। और अगर आप कोई भी झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी, जेपीएससी, तो हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे आप एक्साइज कांस्टेबल के हो, एलडीसी के हो, सीजीएल के हो या म्यूनिसिपल के हो, सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इन अफोर्डेबल प्राइस। हमारे वीडियोस को देखने में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगस्त में हम लोग 15 अगस्त हमारी 75वीं स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसमें आपको, अगर आप हिंद कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 750 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम कोर्सेज में, जैसे सीजीएल वाले कोर्सेज में, एलडीसी वाले कोर्सेज में, खोरठा वाले कोर्सेज, नागपुरी वाले कोर्सेज में आपको 750 का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं कभी दिया है। तो हम लोग ये 75वीं आज़ादी दिवस मना रहे हैं, उसका कूपन कोड है हिंद, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 2 तरीके हैं, या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इस टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा, आप हमारे एप्लीकेशन में भी जाकर पीडीएफ नोट्स जो सेक्शन है वहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ग्रुप में ऐड होने का 2-3 तरीके हैं। आप तो टेलीग्राम में डायरेक्ट आप जेएसएससी एजुकेशन लिखेंगे तो वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं, या इस नंबर पे अगर आप हाई लिख के व्हाट्सएप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको सारे का लिंक चला जाएगा, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, फिर आपको जो गूगल प्ले स्टोर में हमारा जो एप्लीकेशन उसका सारे का लिंक आपको चला जाएगा। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप नया वीडियोस इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं और वो कब चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए उसको लेकर के आऊँगा। तो तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।